हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10 के हिंदी कृतिका बुक से चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक और इसके लेखक हैं कमलेश्वर। पाठ शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि जॉर्ज पंचम कौन थे। और जॉर्ज पंचम जो है प्रथम ब्रिटिश शासक थे। इसके साथ ही जॉर्ज भारत के सम्राट एवं स्वतंत्र आयरस राज्य के राजा भी थे। इस पाठ में जो है लेखक भारतीय नेताओं और बड़े अधिकारियों के उस मानसिकता को बतलाया है कि जब हमारा भारत अंग्रेजों के शासन से तो मुक्त हो गया था, उसे आजादी मिल गई थी, किंतु क्या है, भारत अभी भी मानसिक रूप से अंग्रेजों का ही गुलामी कर रहा था। यही इस पाठ में दर्शाया गया है। तो चलिए पाठ को स्टार्ट करते हैं। बात यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। एक बार जो है रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ कई देशों में घूमने जा रही थी, तो उन्हें भारत भी आना था और भारत में उन्हें दिल्ली में उतरना था। और रानी एलिजाबेथ के साथ उनके सेक्रेटरी और जासूस भी आने वाले थे। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। फिर क्या है कि इंग्लैंड के अखबारों में जो भी चीजें छपती थी, शाही दौरे की जो न्यूज छपती थी, वह भारत के अखबारों में भी छपती थी। यहाँ तक कि भारत के अखबारों में जो है उनके शाही महल में रहने वाले कुत्तों, अंगरक्षकों, बावर्चियों सबके बारे में छप गई थी। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसकता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं, और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नजनीनों की तरह श्रृंगार किया। फिर क्या है, जब उनका शाही दौरा आने वाला था, रानी आने वाली थी भारत में, तो दिल्ली की सड़कें जो है साफ सुथरी हो गई, इमारतों को सजाया गया अच्छी तरह से। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। क्या है कि दिल्ली तो सज धज के तैयार था उनके स्वागत के लिए, लेकिन सब कुछ था वहां, लेकिन क्या नहीं था, सिर्फ जॉर्ज पंचम की नाक। और जॉर्ज पंचम जो है रानी की क्या दादाजी थे। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। एक नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंगे थे। बहस इस बात की थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी।
यहाँ आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजय घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। फिर क्या होता है कि उस टाइम पे एक बार इंडिया गेट के सामने जो है जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी और एक दिन अचानक उनकी मूर्ति से नाक गायब हो जाती है। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ी। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खेर खवाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहां सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। फिर क्या होता है, वे लोग एक मीटिंग बुलाते हैं कि अगर रानी आएगी और वो नाक नहीं देखेगी तो फिर हमारी भी नाक कट जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोंचे गए और यह तय किया गया कि हालत में हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। फिर क्या होता कि उन्होंने एक मूर्तिकार को बुलाया। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। फिर क्या है, मूर्तिकार आता है, वो थोड़ा फिर क्या है, मूर्तिकार आता है, उसे भी पैसों की जरूरत होती है। तो वहां से एक आवाज आती है कि कोई बोलता है उन्हें, मूर्तिकार को, कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। तो मूर्तिकार ने जवाब दिया कि नाक तो लग जाएगी पर मुझे भी तो ये पता होना चाहिए ना कि इसकी मूर्ति कब और कहाँ बनी थी और इस मूर्ति के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नजर ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी। फिर क्या होता है कि पुरातत्व विभाग की फाइलों में खोजा जाता है कि वो मूर्ति किस पत्थर से बनी हुई थी, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दरोमदार आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं है। हर चीज इस देश के घर में छिपी है। जरूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। फिर क्या होता है, दोबारा से मूर्तिकार को बुलाया जाता है और मूर्तिकार बोलता है, अगर ठीक है, अगर पत्थर की किस्म का पता नहीं चल रहा तो फिर ठीक है, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर को खोज कर लाऊंगा। और यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों के खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटका कर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। फिर जो है मूर्तिकार पत्थर की खोज में जाता है लेकिन उसे कहीं पे भी वो पत्थर नहीं मिलता है और वो निराश लौट आता है।
सभापति ने तेज में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर, विदेशियों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल नाच तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुंचे। फिर मूर्तिकार कहता है कि मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं जो बात आप लोग को बोलने वाला हूँ अखबार वालों तक पहुंच ना पाए। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। फिर क्या है कि मूर्तिकार अपनी राय देता है कि कहता है कि हमारे देश में जो है अपने नेताओं की तो बहुत सारी मूर्तियां हैं। अगर आप लोग इजाजत दें तो वहां से जिनकी भी नाक इनसे से जॉर्ज पंचम से मैच करेगी, उनके नाक में फिट बैठेगी, उनकी मूर्ति में हम उन्हीं का नाक लाके उनमें लगा देंगे। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बंबई पहुंचा। दादा भाई, नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कौशजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोख की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देखा, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। फिर क्या है कि वो भ्रमण में निकलता है पूरा हिंदुस्तान की, कि कहीं हमारे नेताओं की नाक अगर उससे मैच कर जाती है तो, लेकिन उसे कहीं पे भी नाक नहीं मिली, सब नाक बड़ी निकली। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार से सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। फिर मूर्तिकार ने कहा कि सबको ढंढास बंधाते हुए कहा कि सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने जो सन 42 में शहीद हुए थे उन बच्चों की मूर्तियां हैं, तो क्यों ना हम उन्हीं बच्चों की मूर्तियों से नाक को ले आए और यहाँ पे फिट कर दें। लेकिन यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उस उन बच्चों की नाकें भी उससे कहीं बड़ी बढ़ती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। फिर लेकिन क्या होता है कि उन बच्चों की नाक भी जो है लंबी निकलती हैं। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। राजधानी दिल्ली में जो है तैयारियां जोरों से चल रही थी और जॉर्ज पंचम की मूर्ति को है जो है नहलाया गया था, लेकिन क्या था, सिर्फ उनकी नाक ही नहीं लग पाई थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक ना लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब, यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। फिर कह रहे हैं कि अगर मूर्ति का नाक नहीं लग पाता है तो फिर क्या हुआ, हम ये तो हमारे नाक कटने के जैसे ही बात हुई ना। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वालों में से कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाग लगना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाग काट कर लगा दी जाए। फिर क्या होता है कि मूर्तिकार
फिर अपनी राय देता है कि क्यों ना हम 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा ना काट कर लगा देते हैं। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। फिर क्या है, अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाले जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताजा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थीं। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हाल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसा नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने वाली थी कि उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बूथ के लिए।